मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल को डिस्कस करने से पहले बात करेंगे हम मैटर की, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। मैटर क्या होता है? हमारे सराउंडिंग जितने भी सॉलिड, लिक्विड या गैसेज है वो सभी मैटर है। फॉर एग्जांपल हम स्टोव की बात करते हैं, ये भी क्या है? एक मैटर। ये बात तो हम बहुत टाइम पहले से ही जानते हैं कि मैटर क्या है, बट जो हमारे पूर्वज थे वो इस बारे में हमेशा वंडर रहे कि ये जो मैटर है वो बना कैसे हुआ है। मान लो हम कोई भी मैटर ले रहे हैं, ये चौक ही ले रहे हैं, कि ये मैटर आखिर बना कैसे हुआ है, इसके अंदर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। इसी सीरीज़ के अंदर हमारे एक महर्षि कनाड आए। महर्षि कनाड ने बोला कि मैटर बहुत ही, अगर उन्होंने कहा अगर इस मैटर को, मान लो ये चौक ही ले रही हूँ, इस मैटर को अगर तोड़ा जाए तो इसको तोड़ते तोड़ते बहुत स्मॉल पार्ट्स आ जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा, एक इतना छोटा कण आएगा जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकेगा। मीन जो इंडिविजुअल है वो क्या कहलाएगा? उसे महर्षि कनाड ने कहा कि वो सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे उन्होंने कहा परमाणु। उन्होंने इसे परमाणु कहा। एटम तो ये इंडियन था तो उन्होंने इसे परमाणु कहा। एटम आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाड, मैटर को जब हम डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और वो छोटे से छोटा कण, वो छोटे से छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो ये था महर्षि कनाड का आइडिया। उन्होंने अपना ये आइडिया रखा कि मैटर है वो ऐसे बना हुआ होता है। परंतु इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए जो ग्रीक थे, परंतु उन सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए जो कहीं ना कहीं सही भी थे, परंतु ये सब उनके आइडियाज़ थे, ना कि कोई इनका प्रूफ था। तो इसी सीरीज़ के अंदर तो 18th सेंचुरी के एंड में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस किया भी एलिमेंट्स और कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। और इसी बेस पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा था लेवेजियर का, और उन्होंने इसके आधार पे दिए थे हमें लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन थे ये हमें लेवेजियर ने और प्राउस्ट ने दिए थे। इनमें से जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें दिया था लेवेजियर ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय द लेवेजियर। इसके अंदर लेवेजियर ने कहा था कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन है, A + B चेंजेस इनटू C। अगर हम रिएक्टेंट को 50 ग्राम ले रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी 50 ग्राम ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 49 ग्राम बने। ये 50 ग्राम है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी क्या रहेगा? 50 ग्राम ही रहेगा। मास बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड मास आफ्टर द एक्सपेरिमेंट रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल लाइफ के अंदर बात करें, हम एक गिलास में पानी लेते हैं और एक गिलास में दूध लेते हैं। पानी लेते हैं 10 ग्राम, दूध भी लेते हैं 10 ग्राम, और अगर हम उन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? तो होता है कि हमें 20 ग्राम उनका मिक्सचर मिलता है। तो बताओ क्या वो 21 ग्राम हो सकता है? आप सोच के देखो। अगर हमने 10 ग्राम वाटर लिया, 10 ग्राम दूध लिया, तो क्या उनको मिक्सचर 21 ग्राम हो सकता है? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने जब 10 लिया तो वो 20 होगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अब जितना हम बिफोर द एक्सपेरिमेंट ले रहा है उतना ही आफ्टर द एक्सपेरिमेंट होगा, चाहे उनके अंदर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, बट मास बिफोर द एंड आफ्टर द क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये था लेवेजियर का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और ये लॉ स्टेट किसने किया था? प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने क्या कहा था कि जो इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स और ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। तो इसके अंदर ये कहा था उन्होंने कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे? देखो, हमें पता है हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर को ही ले रहे हैं, तो ये वाटर किससे बना हुआ है? ये 2 एलिमेंट्स से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन। तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। कैसे? अगर हम बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये 2 प्रेजेंट होंगे और ऑक्सीजन क्या प्रेजेंट होगा? 1 प्रेजेंट होगा। अगर हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 AMU है और ऑक्सीजन का 16 है तो इनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 1:8। तो ये कहता है कि इसका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ऑलवेज 1:8 ही रहेगा, चाहे हम इस वाटर को हमारी लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं या कहीं से टैप वाटर ले रहे हैं। वाटर में ऑलवेज 1:8 का प्रोपोर्शन रहेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और ये बात सभी केमिकल्स कंपाउंड के अंदर होती है। यही बात उन्होंने कहा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। लेवेजियर एंड प्राउस्ट ने हमें 2 लॉ दिए, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, बट उन्होंने इस लॉस के बाद और पहले कुछ थ्योरी आई उनके अंदर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी, इनको एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया था। तो इस सीरीज में एक डाल्टन आए, डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे उन्होंने नाम दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और उन्होंने इस थ्योरी के अंदर जो भी पहले पॉइंट आ चुके थे, एटम क्या है और दोनों लॉ जो प्राउस्ट और लेवेजियर ने दिए थे सबको समराइज कर दिया और अपनी एक थ्योरी का नाम दे दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर उनका सबसे पहला पॉइंट था एटम। एटम क्या है? तो जैसा कि हमें मैरिसी कनाड तक ने बताया कि एटम क्या है। एटम क्या है? एटम मैटर की वो स्टेज है जिसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे और ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एटम क्या है? ये मैटर के वेरी टाइनी पार्टिकल्स है। तो इसके बाद में इन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या बताया कि जो एटम है वो क्या है? इंडिविजुअल। जब हम कह रहे हैं कि एटम को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता तो इसका यही मीनिंग हुआ कि एटम क्या है? इंडिविजुअल है। और इसके बाद में उन्होंने इसी पोस्टुलेट के अंदर यूज़ किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। यही बात उन्होंने अपने सेकेंड लॉ में कही। ये बात मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई गिवन एलिमेंट दिया हुआ है, मान लो हमें गिवन एलिमेंट दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो वो कहता है कि हाइड्रोजन गैस हमें दी हुई है तो इसके जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, मानो इसमें 2 एटम प्रेजेंट है तो वो दोनों एटम आइडेंटिकल होंगे और उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। कि जब एक गिवन एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो आइडेंटिकल होंगे मास के अंदर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होंगे, अगर हम एक एलिमेंट की बात करें। तो इसके अंदर इन्होंने दिया था, नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया था वो उन्होंने लिया था डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर। ये बात ली थी उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट की। अगर मानो हम बात कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट की जो मास है वो भी डिफरेंट होगा और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होगी। ये इसकी थी 4th पोस्टुलेट्स। अब बात करें डाल्टन की पोस्टुलेट के बारे में, तो इसने ये कहा था कि कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए जो एटम है उनको कंबाइन करना होगा स्मॉल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। कैसे? देखिए, हमें कोई भी कंपाउंड बनाना है, मान लो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करनी है, तो इसके अंदर जो एटम होंगे, जो एलिमेंट होंगे, इनको लेना पड़ेगा और इन्हें आपस में क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये कंबाइन कैसे करेंगे? स्मॉल होल नंबर के रेशियो के अंदर। मान लो जैसे इनकी रेशो क्या है एलिमेंट की? 1:2, मतलब स्मॉल होल नंबर के अंदर इनकी रेशो है। ये नहीं हो सकता कि हम CO2 ऐसे देखें कभी, क्या होगा? CO5/2, मतलब ये होल नंबर ना हो। जो यहाँ पे जो इनकी रेशो होगी वो होल नंबर ही होगी ऑलवेज। यही इसने अपने इस पोस्टुलेट के अंदर कहा था। नेक्स्ट पोस्टुलेट इसने क्या कहा था? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। इन्होंने ये कहा था किसी भी कंपाउंड को अगर हम ले रहे हैं, मान लो आप वाटर को ले रहे हो, तो अब बताओ जब मैं आपसे पूछूं मैं वाटर ले रही हूँ तो वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या आप कहोगे वाटर के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन होंगे? नहीं, वाटर के अंदर क्या होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इसके अंदर काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। तो इसके अंदर काइंड ऑफ एटम क्या है? कांस्टेंट है। और फिर अगर हम बात करें, अब इनके नंबर भी कांस्टेंट है। अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन क्या होगा? 1। क्या आप इसको वाटर को कभी कहोगे H3O? नहीं,
क्योंकि इनके जो रिलेटिव नंबर है वो भी कांस्टेंट है। कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो एटम है, उनके रिलेटिव नंबर और उनके काइंड क्या है, कांस्टेंट होते हैं। यही था डाल्टन एटॉमिक थ्योरम।